हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के चौथा लेसन पूरा लाइन बाय लाइन किताब पढ़ने के बाद हम लोगों ने जो लोकतंत्र की उपलब्धियां था चौथा चैप्टर, उसका पूरा का पूरा हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कर लिया था, खूब बढ़िया से किया था। अब आज पांचवा लेसन जो कि हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। आंसर जैसे लिखा गया है सभी लोग वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? तो ये बात किन्होंने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, सभी को पता है। देखिए आंसर लिखा गया है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। क्योंकि ये इसी लाइन में है, याद रखिएगा। क्योंकि अब नीचे लिखा गया है आखिर जनता का है, जनता द्वारा है और जनता के लिए है, तो कैसे है? ध्यान से देखिएगा। क्योंकि इसमें सत्ता का स्रोत जनता होती है, यानी सत्ता में कौन बैठेगा ये जनता तय करती है। अगला है, नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जनता के द्वारा चुना जाता है अपने प्रतिनिधि, जो सत्ताधारी होता है वह व्यक्ति। और सरकार का उद्देश्य लोगों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा करना होता है। लोगों के कल्याण, जो सत्ताधारी होता है वो किसके कल्याण के लिए होता है? लोगों के कल्याण के लिए होता है, इसलिए जनता के लिए। पॉइंट में लिखा गया है इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और सरकार बनाने व चलाने की भागीदारी का अवसर मिलता है, जिससे यह जनता केंद्रित प्रणाली बनती है। अगर सरकार बढ़िया से काम नहीं करती है तो 5 साल बाद क्या करती है? जनता हटा देती है। आगे देखिएगा, इसका आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्या सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है? क्या सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है? ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सूचना का अधिकार कानून जो आरटीआई है, जी हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून लोकतंत्र का रखवाला है, क्योंकि यह नागरिकों को सरकार के कामकाज की जानकारी हासिल करने का अधिकार देता है। जी हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ही हम किसी भी सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते हैं और बोल सकते हैं आप ये काम गलत कर रहे हैं, अगर काम किए हैं तो इसमें क्या बजट है, क्या खर्चा है, क्या, हमको सब कुछ दिखाइए। यही अधिकार देता है। आगे देखिएगा, इससे क्या होता है? पारदर्शिता बढ़ती है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, यानी भ्रष्टाचार घटता है और सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह बनती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का मौका मिलता है। याद रखिए, अगर हम आवाज उठाएंगे, हमारे पास अधिकार है लोकतंत्र में, तबे ना आवाज उठाते हैं, तो कोई काम गड़बड़ा वाला नहीं होता है, बढ़िया से काम होता है। आगे देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना करें। या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी समस्याएं हैं, लोकतंत्र की कौन कौन सी समस्याएं हैं। कोई भी क्वेश्चन है, आंसर यही लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों में गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, लिंग भेदभाव, क्षेत्रवाद और राजनीतिक का अपराधीकरण शामिल है। जी हाँ, और सभी के बारे में, मान लीजिए कहीं गरीबी है, अब गरीबी है तो लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है? अशिक्षा है, लोग पढ़िए लिख नहीं रहे हैं, तो कहाँ से लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा? जातिवाद के पीछे पड़ रहे, हई जाति हऊ जाति, जाति के नाम पे वोट देंगे, कहाँ से लोकतंत्र आगे बढ़ेगा? सांप्रदायिकता, अपने धर्म को बेहतर बताएंगे, दूसरे धर्म को कम बताएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे मरेंगे आपसे में। भ्रष्टाचार तो है ही है। लिंग भेदभाव, यानी महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाएगा। अगला है क्षेत्रवाद, हमारा क्षेत्र बेहतर है, आपका क्षेत्र खराब है। अगला है राजनीति का अपराधीकरण, अब राजनीति जब हम लोग अशिक्षित रहेंगे, जाति के नाम पे वोट देंगे, सांप्रदायिक दंगे करेंगे, तो क्या होगा? जितने भी नेता होंगे, जो भी राजनीतिक दल होंगे, वो लोग अपराध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आगे देखिएगा, यह सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ाता है और नागरिकों के अधिकारों व समान अवसरों को प्रभावित करता है। ये जितनी भी चुनौतियां हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता कम होती है और सामाजिक न्याय व समावेशी विकास और संस्थागत मजबूती में बाधा डालती है। अगर ये सभी चुनौतियां रहेंगी तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक अपराध को स्पष्ट करें। याद रखिएगा सर, इकोनॉमिक क्राइम। ओके, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्थिक अपराध वे गैर कानूनी कार्य हैं जो वित्तीय या व्यवसायिक लाभ के लिए किए जाते हैं, जिसमें धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, कर चोरी, कर मने
टैक्स, टैक्स चोरी और वित्तीय हेराफेरी जैसी गतिविधियां शामिल है। इसी में ब्लैक मनी आप लोगों ने सुना होगा। तो सब ब्लैक मनी कहां से आता है? भ्रष्टाचार से ना आता है। आगे लिखा गया है, इनका उद्देश्य धन कमाना या संपत्ति हासिल करना होता है जिससे व्यक्ति, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। जितने भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ब्लैक मनी रख रहे हैं, किसका पैसा है? हमारा और आपका पैसा है, याद रखिएगा। हम हर सामान खरीद रहे हैं तो उस पर जीएसटी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। सारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। और सरकार क्या कर रहा है? काम करने के लिए पैसा दे रहा है, तो बीच में पैसा गायब हो जा रहा है। पैसा के कर? हमारा और आपका पैसा। आगे देखिएगा, इन अपराधों में अक्सर अर्थव्यवस्था और धन का सीधा संबंध होता है और इसमें वित्तीय संस्थानों को नुकसान पहुंचाना और अवैध तरीकों से पैसा वैध बनाना शामिल होते हैं। अवैध तरीकों से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना दिया जाता है। आगे देखिए, किसमें? आर्थिक अपराध में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है? अभी तो बहुत ज्यादा योगदान है बाबू, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का योगदान बहुआयामी है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सेना और सामाजिक सुधारों जैसे हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, निभा रही हैं। आप देख लीजिए, प्रत्येक क्षेत्र में, आर्मी क्षेत्र में चले जाइए, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, टीचिंग लाइन, हर क्षेत्र में महिलाएं उभर कर सामने आ रही हैं, याद रखिएगा। आगे है, एक महिला, देखिए कितना बेहतर लाइन लिखा गया है, एक महिला परिवार की पहली शिक्षिका बनकर, जी हाँ, एक परिवार की पहली शिक्षिका बनकर राष्ट्र निर्माण की नींव रखती है। इस बात का क्या तात्पर्य है? ध्यान दीजिएगा, एक माँ जो अपने बच्चे को पढ़ाती है, और सभी को पता है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, और प्रत्येक घर में माएँ होती हैं और प्रत्येक घर की माएँ अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, तो प्रत्येक घर के बच्चे इस देश के भविष्य हैं कि नहीं है? तो इस देश का भविष्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आगे देखिएगा, और अपनी प्रतिभा, साहस व दृढ़ संकल्प से देश के समग्र विकास, वित्तीय वृद्धि और सामाजिक समानता में अतुलनीय योगदान देती हैं। कौन? महिलाएं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्या चुने गए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर हम आवाज उठाना सीख जाएं तो कहाँ अपना मन के करेंगे? कबो नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग आवाज नहीं ना उठाते हैं। देखिएगा, नहीं, लोकतंत्र में चुने गए शासक अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियां संविधान, कानूनों, नागरिकों के अधिकारों और जवाबदेही जैसे कई नियमों और सिद्धांतों द्वारा सीमित होती हैं। जी हाँ, इनको जवाब देना होता है, कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। आगे देखिएगा, उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह रहना होता है और वे संविधान के दायरे में रहकर ही काम कर सकते हैं, वरना जनता अगले चुनाव में टाए टाए फिस, हाँ माना अगले चुनाव में उन्हें बदल सकती है और दूसरे प्रतिनिधि को सामने ला सकती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्या शिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती है? या क्वेश्चन पूछ सकता है, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? या ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तीनों का मतलब सेम है। तो आंसर देखिए, हाँ, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिक्षा नागरिकों को जागरूक बनाती है, सूचित निर्णय लेने और अपने अधिकारों, कर्तव्यों को समझने में सक्षम बनाती है। जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं, एजुकेटेड होते हैं ना बाबू, वो अपने अधिकारों को जानते हैं और अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं। और जो व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है, उससे क्या उसको आप ठग सकेंगे? नहीं ठग सकेंगे। क्या आप उसके साथ भ्रष्टाचार कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। बात समझिएगा, जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वो जात पात पे लड़ाई कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन सभी से कुछ नहीं होने वाला है। जात पात पे लड़ाई करने से हमारा पेट नहीं भरने वाला, हमारा परिवार नहीं पलने वाला है। बात समझिएगा। आगे लिखा गया है, जबकि अशिक्षा उन्हें आसानी से हेर फेर, गलत जानकारी और राजनीतिक प्रक्रियाओं से दूर रखती है। जी हाँ, अगर हम अशिक्षित रहेंगे तो कोई कुछ कहेगा हम मान लेंगे, कोई कोनो नियम बताएगा हम डर जाएंगे। आगे देखिएगा, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी कमजोर होती है और गलत नेताओं के चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ, जात के नाम पे वोट दे देंगे। बस वो नेता लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि ये पढ़े लिखे नहीं, हमारे ही बच्चे तो सब पढ़ लें, वही आगे बढ़ जाए, राजनीति में आगे आ जाए। ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो लगेंगे हमसे सवाल पूछने, आज जब लगेंगे सवाल पूछने तो हम लोग का सारा दुकान बंद हो जाएगा। आगे देखिएगा, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है? ध्यान से सुनिएगा सर। बिहार में परिवारवाद और जातिवाद
लोकतंत्र को योग्य उम्मीदवारों के अवसर छीनकर राजनीतिक परिवारों के प्रभुत्व से प्रतिस्पर्धा कम करके और जातिगत वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करके प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिहार में, अच्छा बताइए बाबू, जो परिवारवाद के जो भी माने नेता है जो परिवारवाद को सपोर्ट करते हैं, वो अपने लड़के को छोड़कर आपको या हमको काहे नहीं टिकट दे देते हैं? बात तो नहीं विचार कीजिए। क्या आप योग्य नहीं हैं? आपके परिवार में कोई भाई आपका इंजीनियर होगा, कोई भाई इंटर पढ़ के कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा, पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, क्या वो योग्य नहीं है? लेकिन नेता लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के लड़के को दे देते हैं। आगे देखिएगा, लिखा गया है, इससे सामान्य विकास बाधित होता है, पक्षपात बढ़ता है और लोकतंत्र की मूल भावना कमजोर होती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि सिर्फ अपने परिवार या जाति के हितों को प्राथमिकता देते हैं, न कि पूरे समाज को। आगे देखिएगा, तो इससे लोकतंत्र बेहतर रहेगा? नहीं रहेगा, लोकतंत्र प्रभावित होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। आखिरकार जो जातिवाद पनपा है, कैसे पनपा है? तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों के वजह से ही पनपा है। जी हाँ, लिखा गया है, भारत में जातिवाद पनपने के मुख्य 4 कारण। सबसे पहला है परंपरागत जाति व्यवस्था। जन्म आधारित ऊंच नीच ने जातिवाद को मजबूत कर दिया है। हम लोग हिंदी में पहले चैप्टर पढ़े हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़े हैं ना, उसमें देखते हैं ना कि किस तरह से जाति के आधार पर काम को बांट दिया गया है। तो जाति के आधार पर प्राचीन काल से ही, बहुत समय से ही ये चलते आ रहा है कि आप इस जाति के, आप इस जाति के, छोटे जाति हैं, बड़े जाति हैं। आगे देखिएगा, सामाजिक व आर्थिक असमानता। हाँ, सामाजिक व आर्थिक असमानता का तात्पर्य है कि शिक्षा, रोजगार और संसाधनों में भेदभाव किया जाता है। आगे देखिएगा, राजनीतिक स्वार्थ। वोट बैंक की राजनीति ने जातिगत भावना को बढ़ाया है। जी, आप हमारे जाति के हैं, आप हमको वोट दीजिएगा। आगे लिखा गया है, अशिक्षा व रूढ़िवादी सोच। जागरूकता की कमी से जातिगत पूर्वाग्रह बने रहे हैं। याद रखिएगा, हम लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं है, जाति के नाम पे वोट कर रहे हैं, तो कहां से विकास होगा? कभी विकास नहीं होगा। आगे लिखा गया है, ये कारक सदियों से समाज में भेदभाव और विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे सामाजिक समरसता पर नकारात्मक असर पड़ता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जी हाँ, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि यह समाज में डर और अस्थिरता फैलाकर नागरिकों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को खतरे में डाल देता है। बहुत सारे आतंकवादी हमले हमारे भारत में भी देखे जा चुके हैं कुछ वर्षों में। जैसे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था कार में, देखे होंगे लोग, बात समझिए। पुलवामा अटैक हुआ था, बहुत सारे अटैक जो कि दिल दहला देने वाली है, लोगों के अंदर डर फैला देती है। पहलगाम हमला हुआ, कितना खतरनाक, कितना खतरनाक नहीं होता है, बहुत दर्दनाक कहते हैं उसको। लोगों के अंदर डर बैठ जाता है, किसी को कहे ना जाइए पहलगाम में तो नहीं, घूम के आइए, नहीं जाएगा। आगे देखिएगा, लिखा गया है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं जैसे कि चुनाव को बाधित करता है, सरकार में अविश्वास पैदा करता है। जी हाँ सर, सरकार पर से लोगों को भरोसा उठ जाता है कि भाई सरकार है, सत्ता है, तो वो कहां से आतंकवादी आ जा रहे हैं। बात समझिएगा, सरकार पर से भरोसा उठ जाता है और अक्सर नागरिक अधिकारों के हनन की ओर ले जाता है, क्योंकि सरकारें सुरक्षा उपायों को बढ़ाती है। सरकार का काम है क्या है? सरकार का काम है विकास करना और लोगों को सुरक्षित रखना। और जब लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, आतंकवादी देश में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो लोगों का सरकार पर से विश्वास नहीं उठेगा। यह सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ता है और आर्थिक विकास में बाधा डालता है, जिससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की राजनीति पर सांप्रदायिक तथा जातीय विभेद के प्रभावों का वर्णन करें। आखिरकार सांप्रदायिक यानी जो सांप्रदायिकता है और जातीय विभेद है, इसका क्या प्रभाव है भारत की राजनीति पर, इसका वर्णन कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। भारत की राजनीति पर सांप्रदायिक और जातीय भेदभाव का गहरा असर है, जिससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक तनाव बढ़ता है और हम बनाम मतलब वर्सेस, याद रखिएगा, हम और वे की भावना पनपती है। हम हैं, वे।
सांप्रदायिक, धर्म के नाम पर क्या करेंगे सर, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, धर्म के नाम पे वोट देंगे। आगे लिखा गया है, यह लोकतंत्र को कमजोर कर विकास के बजाय विभाजनकारी राजनीति को जन्म देता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता आती है और निष्पक्ष शासन बाधित होता है। भले ही पार्टियां विकास के नाम पर काम करें, पर पर्दे के पीछे जातीय सांप्रदायिक समीकरणों का इस्तेमाल करती हैं। सब पार्टियां ही करती हैं और यही कराती हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित है। देखिए सरकार हमारे भारत में अलग अलग रूपों में बटा हुआ है, सभी को पता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब दोनों आपस में टकराएगा, झगड़ा होगा तो कहां से विकास होगा, नहीं ना होगा। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव से लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि यह विकास कार्यों में बाधा डालता है, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को रोकता है, प्रशासनिक निर्णयों में देरी करता है और जनता के बीच अविश्वास पैदा करता है, जिससे संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता घट जाती है। अब मान लीजिए कि जो राज्य सरकारें हैं, इनको फंडिंग कहाँ से होना है, तो केंद्र सरकार से होना है। अब केंद्र सरकार इनको फंडिंग नहीं करेगी, कोनो बात को लेकर के मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया, तो कहाँ से विकास होगा, वो तो राज्य खत्म, माने राज्य में विकास नहीं होगा। तो इसलिए सामंजस्य बैठाना, सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच। सबसे लास्ट क्वेश्चन है बाबू कि न्याय, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा कि आंसर थोड़ा बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं, अगर लघु उत्तरी में आता है तो खाली पॉइंट लिख देंगे। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे, इसके सुधारने के क्या उपाय है। पहला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की जो भूमिका है लोकतंत्र में चुनौती होती है, कैसे, इसे सुधारने के क्या उपाय है। आंसर समझिएगा, लोकतंत्र में जो न्यायपालिका होती है उसका मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना तथा विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। परंतु वर्तमान समय में न्यायपालिका की भूमिका कुछ कारणों से लोकतंत्र के लिए चुनौती बनती जा रही है। कैसे बनती जा रही है, जो वो यहाँ पे ये लिखा गया है ना, ये आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा गया है और इसका जो सुधारने का उपाय है वो नीचे लिखा गया है, समझिएगा ठीक से। मामलों का अत्यधिक लंबित होना। बताइए इतने सारे मामले हो गए हैं, इतने सारे केस फौजदारी हो गए हैं न्यायालयों में कि एक मामला 2-2 साल 4-4 साल चलता है। यहाँ देखिएगा लिखा गया है, न्यायालयों में करोड़ों मामले लंबित हैं, जिससे न्याय मिलने में देरी होती है और न्याय में देरी इज इक्वल टू न्याय से वंचित। और जो न्याय में देरी होगा तो न्याय से वंचित न रहेंगे। अब बेगुनाह आदमी दौड़ रहा है, कोर्ट कचहरी घूम रहा है, काम धंधा छोड़ छाड़ के, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पहुंच रहा है, अब पैसों भी लग रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि स्थिति बनती है न्यायिक सक्रियता की सीमा। कई बार न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नीति निर्माण जैसे कार्य करने लगती है, जिससे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावित होने लगता है। अगला है, न्याय तक आम जनता की पहुंच में कठिनाई। जी हाँ सर, महंगी कानूनी प्रक्रिया। अब महंगी कानूनी प्रक्रिया और जटिल व्यवस्था गरीब व कमजोर वर्गों के लिए बाधा बन जाती है सर। अब गरीब व्यक्ति है, उसके साथ अन्याय हो गया, पैसा लगेगा, वो डर कर केस वोस नहीं करता है कि इतना खर्चा हुई कहाँ से करे। कुछ तो मामले ऐसे होते हैं कि जो इज्जत बचाने के लिए अपने समाज में केस फौजदारी नहीं करते हैं, कोई सुनेगा कोई जानेगा तो क्या कहेगा। बहुत सारे रीजंस हैं। पारदर्शिता की कमी, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव लोकतांत्रिक आलोचना का विषय है। न्यायाधीश हमारे यहाँ बहुत कम है, जो जज है ना बहुत कम। अगर सोचिए जजों की संख्या बढ़ा दी जाए, कोर्ट कचहरी थोड़ा सा और लंबा चौड़ा कर दिया जाए, एक दिन में जहाँ 10 मामलों को सुलझाया जा रहा है वहाँ 100 मामलों को सुलझाया जाए, तब शायद जल्दी हो सकता है। यहाँ देखिएगा विश्वास में कमी। जी हाँ सर, निर्णयों में जैसे जैसे देरी होती है, जटिल प्रक्रिया के कारण जनता में अविश्वास क्या होता है, प्रभावित होता है, अविश्वास फैलता है, विश्वास होबे नहीं करता है, केस हो क्या हो हम ही फरिया ले। तो लोकतंत्र के लिए ये भी चुनौती है। आगे देखिएगा, हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या था, सुधार के उपाय। तो लिखा गया है, आप खाली हेडिंग लिख सकते हैं, अगर लघु उत्तरीय में आता है तो याद रखिएगा। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। हाँ, अगर न्यायाधीश वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या और मामलों में अनुपात में पर्याप्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं, तो क्योंकि न्यायाधीश बढ़ेंगे तो अभी मैंने बताया था मामला जल्दी निपटाया जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार,
ई कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तकनीक के उपयोग से मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। नियुक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता, न्यायाधीशों की नियुक्ति में स्पष्ट पारदर्शिता और जवाबदेह व्यवस्था बनाई जाए, यानी न्यायाधीश जो है, जज जो है, वो करप्ट ना हो, कहीं 2 नंबर ना हो। आगे देखिएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता का विस्तार, गरीब व वंचित वर्गों को सरल एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाए, यानी निःशुल्क, जितने भी गरीब दर्जे के लोग हैं, गरीब हैं, उनको निःशुल्क यानी फ्री में न्याय दिलाया जाए। जो व्यक्ति गलती भी नहीं किया तो उसका भी पैसा लगता है, डेट पे जा रहे हैं, पैसा दीजिए, बात समझिएगा। आगे देखिएगा, न्यायिक सक्रियता की स्पष्ट सीमा, न्यायपालिका को संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। जी हाँ, याद रखिएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का 5वां यानी पूरा का पूरा पार्ट, पूरा किताबें खत्म होता है, ठीक है। खूब बढ़िया से क्वेश्चन सर पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ओके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।